थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थैम लोआंग केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये भी प्लान का हिस्सा ही था कि कोई भी अपने घर वालों को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गार के अंदर जाना बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर इन बच्चों की जिंदगी का खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। नाज़रीन, ये दिन था 23 जून 2018। 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साल फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शरीक किया और वो लोग अपनी बाइसिकल पर सवार होकर थैम लोआंग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 13 लड़के अंधेरी गार में काफी डीप जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर वापस घर ना लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से अब ना तो उन 13 लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद हैं। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थैम लोआंग केव की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। यह देखा गया कि केव की एंट्रेंस पर फुटबॉल प्लेयर्स की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। अभी पेरेंट्स ये धचका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि उनको एक और मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, शदीद बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते साथ ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और सोने पे सुहागा अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है। ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं रोकना पड़ा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल प्लेयर्स गार के अंदर अभी तक जिंदा हैं तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफी डीप हैं, जबकि चंद पॉइंट पर ये केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये फुटबॉल प्लेयर्स जिंदा होंगे तो वो उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर हैं। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गार से पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए। लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी के जरिए गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें। लेकिन उन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडर वाटर मिशंस का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो जिंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वो फंसे होंगे वहाँ इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इनको पानी में काफी दूर तक स्विम करना था और वो भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना डाइवर्स के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि गार का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ पानी इतना मैला था कि इसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से डाइवर्स के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफी आसान हो जाता था, क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिनों के बाद वो केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहाँ किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं।
नेवी कमांडोज थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का खास एक्सपीरियंस था, वो अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गार के एंट्री पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिस पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों की स्विमिंग करने के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स पताया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर्स के मिलने के काफी ज्यादा चांस थे। लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अंधेरी गार में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो, क्योंकि पताया बीच पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सके। यानी अगर डाइवर्स इस पॉइंट से आगे गए तो उनके पास वापस लौटने जितना ऑक्सीजन नहीं बचेगा। लेकिन एक डाइवर ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुश्क जगह मिली और जब वो आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी सारे उम्मीद कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर्स पानी से निकलने वाले डाइवर की राह तक रहे थे और वो 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमजोर फुटबॉलर्स आखिर जिंदा कैसे रहे। एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था, उनको ही इस पॉइंट पर पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वो इन 13 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। और रेस्क्यू टीम के लोगों का मानना था कि ये इस मिशन का सबसे आसान तरीन पार्ट था। इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थी। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान ही उनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में और किसी का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना इनसे मेडिटेशन करवाता था, ताकि उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ केव के बाहर अब सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थीं, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएंगे जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 सालों के लड़के थे और ये इनके लिए किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गार से बाहर निकल सकें। इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे इन लड़कों को सही सलामत गार से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और 1 महीने तक लड़कों को गार में रखना भी खतरे से खाली नहीं था। अभी ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार के अंदर एक और मसला खड़ा हो गया। जी हाँ, क्योंकि केव के जिस हिस्से में फुटबॉलर्स पिछले 10 दिनों से मौजूद थे वो इंतहाई तंग जगह थी और उसकी दोनों साइडें पानी से ब्लॉक हो रखी थी। इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी नोटिस की गई। नॉर्मली हमारी फिजा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि गार में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि 15% ऑक्सीजन बहुत कम है और इसकी वजह से इंसानी जिस्म में काफी वीकनेस आ जाती है। अगर ये लेवल 2% मजीद गिरा तो एक
एक करके ये लड़के जान की बाजी हारते जाएंगे। ये एक ऐसा मसला था जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी भी वक्त भयानक रूप ओढ़ सकता था। इसी वजह से कैसे भी करके केव के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसके लिए दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर लाए गए, जो कि एक काफी मुश्किल टास्क था। इस काम को अंजाम देने के लिए थाई नेवी के रेस्क्यू वर्कर्स एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर केव के अंदर ले जाते थे और पानी के अंदर से होते हुए सिलेंडर्स उस जगह तक पहुंचाए गए जहां पर फंसे हुए फुटबॉलर्स मौजूद थे। ये तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हुआ। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समान कुनान, जो कि थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस जा रहा था, तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया। समान के साथी ने जब ये देखा तो वो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक लेके गया, जहां ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते समान कुनान जान की बाजी हार बैठा था। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख की लहर दौड़ गई थी। जहां सबको इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और अथॉरिटीज पर रेस्क्यू का प्रेशर भी बढ़ता दिखाई देने लगा। ये प्लान किया गया कि मॉनसून की बारिशों के खत्म होने तक लड़कों को गार के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले 2 महीने 13 के 13 लड़के अंदर ही फंसे रहेंगे। मगर ये फैसला इनको आखिरकार बदलना ही पड़ा, क्योंकि एक और खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव हुई, उसको देखकर सारी रेस्क्यू टीम को जैसे सांप ही सूंघ गया था। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले हफ्ते नदरन थाईलैंड में एक और तूफान आने वाला था। अगर अब जरा सी भी देर की गई तो गार के अंदर जहां पहले ही इतना पानी भरा हुआ है, इस आने वाले तूफान में हो सकता है कि पूरी की पूरी गार ही पानी में डूब जाए। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे और फिर उस खौफ के नतीजे में समान जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जिस पर सारी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सॉल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन चूंकि अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये एनेस्थीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में देना था कि जिससे लड़कों को नींद ना आए पर उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये फेस मास्क ऐसे डिजाइन था कि इसमें पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए वो आराम से सांस ले सकते थे। इसी कंडीशन में रेस्क्यू डाइवर पहले लड़के को पानी के जरिए लेके निकला। पानी का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये 1 घंटे का सफर था जिसमें रेस्क्यू डाइवर को ऐसी तंग जगहों से भी गुजरना था जो सिर्फ 2 फीट चौड़ी थी। एनेस्थीसिया की वजह से लड़का आधा नींद में था और अंधेरे पानी को देखकर उसको खौफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार फंसा हुआ पहला लड़का पूरे 18 दिनों के बाद चैम्बर 3 तक पहुंच गया था, जहां से एक हाई लाइन के जरिए उसको केव की एंट्रेंस तक पहुंचाया गया और वहां से फौरन उसको एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। ये तरीका काम कर चुका था और ये खबर जानकर पेरेंट्स से रहा नहीं गया और वो खुशी के आंसू पूंछने लगे। इसी तरीके से एक एक करके सारे फुटबॉलर्स को आखिरकार खैर खैरियत से बाहर निकाल लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश करने वाले समान कुनान की याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया, जो अभी तक वहां मौजूद है।